सोसाइटी ऑफ द स्नो एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है और एक रियल लाइफ सर्वाइवल स्टोरी पर बेस्ड है। 1972 का एंडेस माउंटेन का प्लेन क्रैश। इसके ऊपर 93 में एक मूवी ऑलरेडी बन चुकी है, अलाइव, उसी का रीमेक है ये। दोस्तों, कहानी है अपने ऊपर विश्वास की, जीने की उम्मीद की और किसी भी सिचुएशन में हार ना मानने की, और कैसे ह्यूमन बॉडी मोस्ट एडवर्स सिचुएशंस में सारी लिमिट्स क्रॉस कर सकती है, वो बहुत अच्छे से दिखाया है। जहाँ कुछ लोग हमेशा उम्मीद हार जाने वाली बात करेंगे, वहीं कुछ लोग दिखाई देंगे एक दूसरे को हिम्मत देते हुए। तो शुरू करते हैं हिला कर रख देने वाली कहानी सोसाइटी ऑफ द स्नो। मूवी शुरू होती है एक रग्बी टीम के साथ। ये टीम सैन डिएगो जा रही है एक ट्रिप पर, कुछ प्लेयर्स की फैमिली भी साथ है। ये सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं और ब्यूटीफुल मेमोरीज को कैप्चर कर रहे हैं। फ्लाइट टेक ऑफ करती है और तभी ये लोग डिस्कस करते हैं कि एंडेस माउंटेन्स के ऊपर से प्लेन जाएगा, और कहा जाता है कि एंडेस सबको अपनी ओर खींचती है। फिर एक दोस्त बताता है कि कैसे एंडेस माउंटेन्स की दो टॉप पीक्स के बीच से होते हुए सारी फ्लाइट्स जाती हैं। तभी मौसम बहुत ख़राब होता है और पायलट का विजन बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, और जब तक पायलट को पता चलता है कि वो बहुत नीचे फ्लाई कर रहे हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है। पीछे का हिस्सा माउंटेन से टकरा जाता है, पर आगे का हिस्सा स्लाइड करते हुए बर्फ़ के बीच जाकर रुकता है, जहाँ सबको बहुत चोटें आती हैं और वहीं पायलट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मरने से पहले पायलट एक पैसेंजर को बताता है कि अब तुम्हें सिर्फ भगवान ही बचा सकता है, प्रे करते रहो। रात होने लगी थी और ये सब सारे बैग से एक वॉल बनाकर एक दूसरे के साथ जैसे तैसे वहाँ रात बिताते हैं। सुबह होते ही सूरज लेके आता है एक उम्मीद की किरण, और ये सब बहुत खुश होते हैं। -30 डिग्रीज की सर्दीली रात के बाद सूरज को देखकर क्या फील होगा, बस वही फील हो रहा था। ये सारे दोस्त मिलकर 11 डेड बॉडीज़ को एक जगह रख देते हैं। सबके सामान से मिलाकर जो भी खाना मिल पाता है वो बहुत कम होता है, तो मार्सेलो टीम का कैप्टन सबको बताता है कि काफ़ी कम खाने में मैनेज करना पड़ेगा। रेस्क्यू टीम का इंतज़ार करते हुए 3 दिन बीत चुके थे और उम्मीद टूटने लगी थी। नांदोस, इनमें से एक प्लेयर बैडली इंजर्ड है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ मर चुकी है और बहन बहुत ही सीरियस कंडीशन में। रेस्क्यू टीम के लिए सामान से एक बड़ा सा क्रॉस बना देते हैं। अगले दिन एक फ़्लाइट दिखती है और ये सब ट्राई करते हैं रिफ्लेक्शन सिग्नल देने की, पर किसी को ये नज़र ही नहीं आते। तब इन्हें रियलाइज़ होता है कि इन्हें कोई देख ही नहीं सकता। कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, बेहतर है कि प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढा जाए और रेडियो के थ्रू कांटेक्ट किया जाए। 4 लोग निकलते हैं रेडियो ढूंढने। काफ़ी कोशिश के बाद खाली हाथ वापस आना पड़ता है। काफ़ी दिन बीत गए हैं और खाना भी ख़त्म हो चुका है। जिसको जो मिलता था वही खा लेता था, लेदर शूज़ हों या कपड़े, कुछ भी। एक छोटा सा रेडियो है जिसके थ्रू ये लोग न्यूज़ सुन पा रहे हैं, और पता चलता है कि मौसम ख़राब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी अब बंद कर दिया गया है। सबकी उम्मीद चूर हो जाती है और सबके हौसले जवाब देने लगते हैं। फाइनली रॉबर्टो सबको बोलता है कि पता नहीं यहाँ कब तक रुकना पड़ेगा और इनको सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी है, और डेड बॉडीज़ ही एक ऑप्शन है। सभी उसके ऊपर चिल्लाते हैं और आइडिया को डिसमिस कर देते हैं। अब नांदो की बहन, जो कि पहले से बहुत बीमार थी, वो मर जाती है और सभी पागल होने लगते हैं कि एक एक करके अब सबका नंबर आने वाला है। तभी रॉबर्टो को सपोर्ट करते हुए कुछ लोग अग्री करते हैं कि खाना ज़रूरी है और ऑप्शन सिर्फ डेड बॉडीज़ है, तो वो इसके लिए अग्री करते हैं। ये सभी एक दूसरे को जानते थे, तो 2 लोगों की टीम बनाते हैं और डेड बॉडीज़ को काट कर लाते हैं, और किसी को पता नहीं होता कि कौन किसका मांस खा रहा है। धूप से बर्फ़ को पिघलाकर पानी मिल जाता है और ऐसे ही करके ये लोग सरवाइव करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे भी बुरा क्या होगा, पर तभी आता है बर्फ़ का तूफान। इनका प्लेन का हिस्सा बर्फ़ में और भी ज़्यादा धंस जाता है। कुछ दोस्त मारे जाते हैं और पैसेज के लिए ये लोग आयरन रॉड से प्लेन में छेद करके आर पार कर देते हैं ताकि एयर सर्कुलेट होती रहे। टीम कैप्टन मार्सेलो भी अब मर चुका है और इस सब से परेशान होकर नोमा प्लेन का ग्लास तोड़ने लगता है और उसका पैर ग्लास से कट जाता है।
फिर भी हार ना मानते हुए वो बर्फ को खोदता है और फाइनली इन सबको सूरज दिखाई देता है, जिससे ये सब बहुत खुश होते हैं। एक एक करके सबको बाहर निकालते हैं और जो डेड बॉडीज नहीं खा रहे थे अब वो भी खाने पर मजबूर है। नोमा सबको हिम्मत देता है और वापस से 4 लोगों की टीम बनाई जाती है, जो कि वो पिछले हिस्से को ढूंढने जाते हैं। और फाइनली इस बार उन्हें वो प्लेन का पिछला हिस्सा मिलता है, पर ठीक से काम नहीं कर रहा और शॉर्ट सर्किट से परमानेंटली ख़राब हो जाता है। अब सबकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। जहाँ सभी उम्मीद हार चुके हैं और मौत को एक्सेप्ट करने लगे हैं, वहीं रॉबर्टो और नांदो डिसाइड करते हैं कि वो जब तक चलते रहेंगे जब तक ये माउंटेन्स ख़त्म नहीं होती। और पूरे 12 दिन बाद जाकर बर्फ़ ख़त्म होना शुरू होती है और फाइनली उन्हें एक इंसान नज़र आता है। ये 12 दिन कहने में जितने आसान लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल रहे होंगे। हम तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहे। आई सैल्यूट बोथ ऑफ दीज बॉयज़। इन्होंने रियली अपनी बॉडी को एक्सट्रीम लिमिट्स तक पुश किया। भगवान भी ऐसे जज्बे के आगे आकर झुकता है और जिनका मरना निश्चित था उन्होंने यमराज से अपनी ज़िंदगी छीन ली। फाइनली रेस्क्यू टीम उन्हें ट्रैक करती है और 45 में से 16 लोग अपने घर वापस जाते हैं पूरे 71 डेज़ के बाद। सिर्फ ये 16 लोग ही हीरोज़ नहीं है, बल्कि वो सब जो वहाँ फंसे थे, जिन्होंने उस कठिनाई में इन सब का साथ दिया, वो सारे भी हीरोज़ हैं, रियल लाइफ हीरोज़। इन सब की कहानी हमें बताती है ज़िंदगी में परेशानियाँ तो आएंगी, पर कौन कितनी देर तक उनका सामना करेगा, बस वही जीवन पर जीत हासिल करेगा। तो दोस्तों कहानी बहुत अमेजिंग है, फुल ऑफ मोटिवेशन है। नेटफ्लिक्स पर मूवी अवेलेबल है, जाकर देखो। और तब तक के लिए जय सिया राम।